नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। यानी कि पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। जिन भी विद्यार्थियों का पेपर इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर होना है, यानी OMR सीट पर होना है, उन सभी के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें दोस्तों जो मैंने प्रश्न चूज किया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और जैसा कि DDU विश्वविद्यालय और राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, यहाँ पर इस बार की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव बोर्ड में संपन्न कराई जा रही हैं, तो उन सभी के लिए खासकर महत्वपूर्ण होगा। और बाकी जिन भी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है उन सब के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। पेपर नंबर फर्स्ट का ये मॉडल पेपर है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पेपर नंबर फर्स्ट दोस्तों, जो बॉटनी का पेपर नंबर फर्स्ट है उसका जो पेपर टाइटल है वो क्या दिया गया है? उसका पेपर टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ये आपका फर्स्ट पेपर है। तो चलिए हम मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है? प्राकृतिक उत्प्रेरक एंटीबॉडीज कहा जाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्राकृतिक उत्प्रेरक होते हैं उनका जो एंटीबॉडी है उनको क्या कहा जाता है? उनको एपो एंजाइम कहा जाता है, या फिर राइबोजाइम कहा जाता है, या फिर एब्जाइम कहा जाता है, या आइसोजाइम कहा जाता है। तो आपको बता दूं, जो प्राकृतिक उत्प्रेरक एंटीबॉडीज़ हैं उनको एब्जाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्जाइम कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताला और चाबी परिकल्पना का प्रस्ताव किसने दिया था? ठीक है, कि लॉक एंड की, ठीक है, ये दिया गया था किसके द्वारा? ये जो परिकल्पना थी, ये जो थ्योरी थी, ये किसके द्वारा दिया गया था? लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था, या फिर विल्हेम कोहेन के द्वारा दिया गया था, या फिर इमेल फिशर के द्वारा दिया गया था, या फिर माइकलिस के द्वारा दिया गया था? तो आपको बता दें, ये जो ताला और कुंजी परिकल्पना का जो प्रस्ताव था वो किसने रखा था? वो रखा था एमएल फिशर ने। किसने रखा था? एमएल फिशर के द्वारा ये रखा गया था। इस प्रकार से ऑप्शन सी में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि प्रेरित फिट मॉडल का प्रस्ताव दिया गया था। प्रेरित फिट मॉडल का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लुईस पास्चर, विल्हेम कोहेन ने, या फिर एमिल फिशर ने, या फिर डैनियल ई कॉसलैंड ने। तो आपको बता दें, जो प्रेरित फिट मॉडल का प्रस्ताव है वो डैनियल ई कॉसलैंड के द्वारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन डी नंबर इसका सही आंसर होगा। ओके, चलें अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राइबोजाइम को क्या कहा जाता है? जो राइबोजाइम है उसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट RNA, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट DNA, उत्प्रेरक प्रोटीन, या फिर कैटेलिटिक लिपिड। तो आपको बता दें, इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा उत्प्रेरक प्रोटीन। राइबोजाइम को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी में आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रास्यूटिकल्स अपनी किस क्षमता के कारण लोकप्रिय है? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बीमारियों को ठीक करने का के लिए, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए, पारंपरिक दवाओं को बदलने के लिए, या लक्षण से तत्काल राहत प्रदान करने के लिए। तो इसमें आपके जो सही आंसर होंगे वो हो जाएंगे पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए या रोकने के लिए न्यूट्रोस्यूटिक की क्षमता जो है ये लोकप्रिय है पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है? एक प्रकार के लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, या फिर ये हानिकारक बैक्टीरिया हैं, लाभकारी खमीर होते हैं, या फिर लाभकारी कवक होते हैं? तो आपको बता दें, प्रोबायोटिक्स जो हैं वो लाभकारी क्या है? एक प्रकार के बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये एक प्रकार के लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबायोटिक्स हैं ना पचाने योग्य रेशे होते हैं, या
जो होते हैं पचाने योग्य रेशे होते हैं या फिर लाभकारी ईस्ट होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से बता दीजिए भाई। तो इसमें प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाभकारी ईस्ट होते हैं। यहाँ पर ना पचाने योग्य रेशे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम उत्प्रेरक अपक्रिया के लिए जो माइकलिस मेंटन समीकरण है, माइकलिस मेंटेन समीकरण है वो क्या है। तो इसमें जो आपका जो समीकरण है वो हो जाएगा B = B max S/Km+S। ये आपका माइकलिस मेंटेन समीकरण है। एंजाइम उत्प्रेरित अपक्रिया के लिए जो माइकलिस मेंटेन समीकरण है वो क्या है, B = B max S/Km+S। ओके, ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को पूछे जाने की संभावना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक प्रकार नहीं है। पहला दिया गया है यहाँ पर अल्फा लिनोलिक एसिड, दूसरा है इकोसोपेंटोनिक एसिड, ऑप्शन सी कह रहा है डेकोसाइनिक एसिड जैसे DHA के नाम से बोलते हैं, और अगला है लिनोलिक एसिड। ठीक है, तो इनमें से क्या पूछा गया था, कौन सा ओमेगा-3 फैटी एसिड का प्रकार नहीं है। तो इनमें से जो लिनोलिक एसिड है ये क्या है, ये ओमेगा-3 फैटी एसिड का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इसमें आपके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1857 में एडुआई बुनचर द्वारा जो खोजा गया एंजाइम था जो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, प्राप्त किया गया था ईस्ट से, बैक्टीरिया से, पौधों से या फिर मशरूम से। सभी लोग आंसर करेंगे। तो आपको बता दें, जो सन 1857 में एडुआई बुनचर द्वारा खोजा गया एंजाइम था जो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, वो ईस्ट से प्राप्त किया गया था। कहाँ से, ईस्ट से प्राप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ सकता है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करती है या परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करती है, उसका क्या नाम है। तो आप बताएंगे या पूछ लेगा कि वो कौन सी शर्करा, किसने इसको खोजा था। तो आपका तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एडुआई बुनचर ने जो है इस एंजाइम को खोजा था, और ये एंजाइम ईस्ट से प्राप्त होती है और इसकी खोज 1897 में की गई थी। ये 3 प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ क्लियर है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश एंजाइम हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड। चलिए बताइए, अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो अधिकांश जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एंजाइम इस प्रकार कार्य करते हैं, जो एंजाइम है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। ऊर्जा वाहक के रूप में कार्य करते हैं, यानी एंजाइम की बात किया जाए तो एंजाइम पूछ लिया जाएगा कि एंजाइम का वर्क है क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है। क्या यह ऊर्जा वाहक के रूप में कार्य करता है, कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक के रूप में, या जैविक उत्प्रेरक के रूप में, या आनुवांशिक सामग्री के रूप में। ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं दोस्तों वो किस प्रकार के काम करते हैं, जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में, जैविक उत्प्रेरक रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन सी में आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनिए कि एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं संक्रमण ऊर्जा को कम करके, अभिक्रिया के तापमान को कम करके या बढ़ा करके। ठीक है, अभिक्रिया के अभिकारकों का तेज से उपभोग करके, या फिर सबस्ट्रेट में संयोजक बंध को तोड़ करके। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं संक्रियण ऊर्जा को कम करके। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंजाइम, क्वेश्चन है कि एंजाइम अपनी क्रिया में अत्यधिक विशिष्ट क्यों होते हैं।
ये बड़े आकार होने के कारण, या विशिष्ट सक्रिय साइट के कारण, या गैर विशिष्ट डोमेन के कारण, या मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण। ठीक है, तो एंजाइम अपनी क्रिया में अत्यधिक विशिष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि विशिष्ट सक्रिय साइट जो होती है उसमें सक्रिय रूप में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम का वह क्षेत्र जहाँ उत्प्रेरण होता है, एंजाइम का वह क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेरण होता है, क्या कहलाता है? वो सक्रिय साइट कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रिय साइट कहलाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील समूह से संबंधित है? विटामिन ए, विटामिन डी, या फिर विटामिन सी, या विटामिन ई? तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? विटामिन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। यानी कि विटामिन सी पानी में घुलनशील समूह से संबंधित है, बाकी अघुलनशील है। ठीक है, सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील समूह से संबंधित है? वसा में घुलनशील विटामिन आपको बतानी है। B1 दिया गया है, B12 दिया गया है, विटामिन के, विटामिन 6। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा? विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन सी में आपके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन मुख्य रूप से कहाँ से संग्रहित यानी कि प्राप्त कहाँ से होते हैं? जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होते हैं? यकृत व गुर्दे में, या वसा ऊतक और यकृत में, मांसपेशियों या मस्तिष्क में, या फिर फेफड़े और हृदय में? ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होंगे आपके वो हो जाएगा वसा ऊतक और यकृत, क्योंकि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो मुख्य रूप से संग्रहित होते हैं कहाँ पर? वसा ऊतक और यकृत में। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपके इसमें करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन कोलेजन संश्लेषण और घाव भरने के लिए आवश्यक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन कोलेजन संश्लेषण और घाव भरने के लिए आवश्यक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B12। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विटामिन डी। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विटामिन डी आपके करेक्ट आंसर होंगे। अस्कर्वी रोधी विटामिन में से कौन सा है? तो अस्कर्वी रोधी जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। कौन सा होता है? विटामिन सी अस्कर्वी रोधी विटामिन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन में दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी वाला होगा। ठीक है, क्योंकि पानी में घुलनशील विटामिन कोलेजन संश्लेषण और घाव बनने के लिए जो आवश्यक होते हैं वो विटामिन सी ही होता है। दोनों में विटामिन सी आंसर होगा। स्कर्वी रोधी विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। और पानी में घुलनशील विटामिन कोलेजन संश्लेषण को घाव बनने के लिए आवश्यक कौन सा है? बी वाला। ओके, चलिए इतनी चीज़ क्लियर होगी, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बायोटिन और फोलिक एसिड किस समूह के विटामिन के उदाहरण हैं? जो बायोटिन है और फोलिक एसिड ये किस समूह के विटामिन के उदाहरण हैं? पहले ऑप्शन आपके दिए गए हैं वसा में घुलनशील विटामिन के उदाहरण हैं, या विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, या विटामिन सी। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएंगे आपके वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी। बायोटिन और फोलिक एसिड जो होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित हैं। आपका जो सही आंसर होगा इसमें वो हो जाएगा विटामिन ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड, दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। पहला है रेटिनॉल और दूसरा है रेटिनोइक एसिड। ये किस विटामिन के सक्रिय रूप हैं? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, और रेटिनोइक एसिड ये विद्यमान कहाँ पे होती है? विटामिन ए में होता है। तो इसके जो सही आंसर होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड विटामिन ए में सक्रिय रूप से होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन
या कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा में संश्लेषित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो विटामिन डी, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त विटामिन होती है वो विटामिन डी होती है, ठीक है। और इसलिए आंसर क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया नियासिन, राइबोफ्लेविन और पेटोथेनिक एसिड किस समूह के विटामिन के उदाहरण हैं? क्या ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, या फिर ये विटामिन ए हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, या विटामिन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सही आंसर होगा वो हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन सी में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन उचित तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी और बायोटिन। तो इसमें से जो सही आंसर आपके होंगे वो हो जाएंगे विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन उचित तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट है और कोशिका झिल्ली को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है? आपके ऑप्शन दिए गए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी, ठीक है। तो इनमें से क्या बताना था? इनमें से आपको बताना था कि कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट है और कोशिका झिल्ली को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। तो ऑक्सीडेटिव क्षति से विटामिन ई बचाता है। कौन सा बचाता है? विटामिन ई बचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घातक रक्तकल्पता किस पानी में घुलनशील विटामिन की कमी से जुड़ा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B12। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विटामिन B12। क्यों? क्योंकि घातक जो रक्तचाप होता है वो विटामिन B12 पानी में घुलनशील विटामिन की कमी से जुड़ा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में नाइट्रोजन युक्त द्वितीय मेटाबोलाइट्स होते हैं, एल्कलाइट्स या टारपीन्स के होते हैं, या फिर फेवलिक होते हैं, या फिर आपके रिकॉर्डिस होते हैं? तो इसमें से जो पौधों में नाइट्रोजनस द्वितीयक मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एल्कालाइट्स के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपके सही आंसर होंगे। चलिए इतनी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन, एक चीज़ ध्यान दे लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। विटामिन से संबंधित रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, रासायनिक नाम, आपको रासायनिक नाम याद होना चाहिए सभी के। उसके बाद में आपको इनके स्रोत तैयार होने चाहिए और इनकी कमी से कौन से पानी में घुलनशील है, कौन से अघुलनशील है, ये आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि एंजाइम मुख्य रूप से बने होते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो मुख्य रूप से बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड से, लिपिड से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से? तो एंजाइम जो होते हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। आपके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम इस प्रकार कार्य करते हैं कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक के रूप में, ऊर्जा भंडार अणु के रूप में, जैविक उत्प्रेरक के रूप में या आनुवांशिक सामग्री के रूप में? तो एंजाइम जो कार्य करते हैं वो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन सी में आपके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एंजाइम निम्नलिखित के माध्यम से रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। प्रतिक्रिया का तापमान बढ़ाना, अभिकारक की सांद्रता को कम करना, या सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाना, या फिर सिस्टम का दबाव बढ़ाना? तो एंजाइम जो होते हैं दोस्तों, एंजाइम जो होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को कम करते हैं। इनमें से रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं,
या फिर आप कहेंगे सक्रियण ऊर्जा को जब कम करेंगे तो रासायनिक प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोजाइम है, राइबोजाइम क्या है? उत्प्रेरक डीएनए है, उत्प्रेरक प्रोटीन है, या फिर उत्प्रेरक आरएनए है, या फिर कैटालिक है। तो आपको बता दें जो राइबोजाइम है वो क्या है, एक प्रकार का, जल्दी से बताइए सभी लोग, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो एंजाइम है वो क्या है, राइबोजाइम। ठीक है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं। राइबोजाइम को क्या कहा जाता है? तो राइबोजाइम जो है वो एक प्रकार के क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, राइबोजाइम क्या होते हैं, एक प्रकार के उत्प्रेरक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम का वह क्षेत्र जहां पर सब्सट्रेट बांध है क्या कहलाता है? सक्रिय साइट कहलाता है, या फिर विनिमय साइट कहलाता है, या फिर एरोस्टिक साइट, या फिर निरोधात्मक स्थल। तो इसमें सक्रिय साइट आपके सही आंसर होंगे। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सक्रिय साइट। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा आरएनए जीन अभिव्यक्ति के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन विनिमय में शामिल है? ठीक है, टीआरएनए, एमआरएनए, या माइक्रो आरएनए, या फिर आरआरएनए। ओके, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो आरएनए आपके करेक्ट आंसर हैं। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान लगाने पर डबल स्टैंड डीएनए को खोलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युतीकरण कहा जाता है, या पुनर्स्थापन कहा जाता है, प्रतिलेखन, या फिर डीएमिलेशन कहा जाता है। तो आपको बता दें, विकृति उच्च तापमान पर जो डबल स्टैंड डीएनए को खोलने की प्रक्रिया होती है उसको हम विद्युतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीकरण कहते हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकृत डीएनए के ठंडा होने पर डीएनए के एकल स्ट्रैंड को डबल हेलिक्स में रिवाइंड करने की प्रक्रिया है विद्युतीकरण, पुनर्स्थापन, प्रतिलेखन, या फिर डीएमिलेशन। तो इसमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे पुनर्स्थापन, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या कह रहेगा ये पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को, यानी डीएनए विकृत डीएनए के ठंडा होने पर और डीएनए के एकल स्ट्रैंड को डबल हेलिक्स में रिवाइंड करने की जो प्रक्रिया है उसको पुनर्स्थापन कहते हैं। ओके, ऑप्शन 20 में आपके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड में केंद्रीय कार्बन परमाणु को क्या कहा जाता है? अल्फा कार्बन कहा जाता है, बीटा कार्बन कहा जाता है, या फिर गामा कार्बन, या फिर ओमेगा कार्बन। तो अमीनो एसिड के केंद्रीय परमाणु को दोस्तों अल्फा कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए में प्यूरिन क्षार हैं। पहला दिया गया है एडानिन और गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, एडानिन और साइटोसिन, और गुआनिन और थायमिन। ठीक है, तो इसमें से अब आपको क्या बताने थे, डीएनए और आरएनए में प्यूरिन जो है वो क्षार के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर एडानिन और गुआनिन जो है वो डीएनए और आरएनए में प्यूरिन क्षार रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में नाइट्रोजनस क्षार जो होते हैं वो शर्करा फास्फेट से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए आपका दिया गया है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा, या फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा। ठीक है, तो इनमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा डीएनए में नाइट्रोजनस क्षार शर्करा फास्फेट जुड़े होते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में पूरक क्षार युग्म में शामिल है। डीएनए में पूरक क्षार युग्मन में शामिल है। पहला ऑप्शन है साइटोसिन के साथ एडानिन बॉन्ड, दूसरा है थायमिन के साथ गुआनिन, थायमिन के साथ साइटोसिन बॉन्ड, थायमिन के साथ एडानिन बॉन्ड। ठीक है, तो इनमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी थायमिन के साथ एडानिन बंध। थायमिन के साथ एडानिन जो बंध है वो डीएनए में पूरक क्षार युग्म में शामिल है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में
नाइट्रोजनस क्षार अनुक्रम निम्नलिखित को ले जाने की जिम्मेदारी है। आनुवांशिक जानकारी या सेलुलर श्वसन के लिए ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तंत्रिका आवेगों के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो डीएनए में नाइट्रोजनस क्षार शर्करा फास्फेट जो होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार हैं? जल्दी से बताइए किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो वो जिम्मेदार है आनुवांशिक जानकारी देने के लिए। किसके लिए? आनुवांशिक जानकारी देने के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन ए इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में द्वितीयक संरचना मुख्य रूप से स्थिर होती है। क्या कह रहा है कि प्रोटीन में जो द्वितीयक संरचना है वो मुख्य रूप से स्थिर होती है अमीनो एसिड के बीच सहसंयोजी पेप्टाइड बनने से, या फिर सिस्टीन अमीनो एसिड अवशेषों के बीच डाइसल्फाइड बंध से, या फिर ऑप्शन सी है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से, या डी ऑप्शन है पेप्टाइड और बैकबोन के हाइड्रोजन बंध से। तो बता दें आपको, प्रोटीन में द्वितीयक संरचना जो मुख्य रूप से स्थिर होती है वो होती है पेप्टाइड बैकबोन के हाइड्रोजन के बंधन से। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, जो एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं उनको क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है फिनाइलेलिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन बी दिया गया है इसमें ग्लाइसिन, आर्जिनिन और सिस्टीन। ऑप्शन सी है ग्लूटामेट, ग्लाइसिन और मेथियोनिन, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोलाइन और ग्लूटामेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और अच्छा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एरोमेटिक जो अमीनो एसिड है वो है फिनाइलेलिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इनको एरोमेटिक अमीनो एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा अमीनो एसिड इनमें से कौन सा है? ग्लाइसिन, मेथियोनिन, एलानिन और स्ट्रापेटा। तो सबसे छोट की बात हो रही, तो सबसे छोटा जो होता है वो ग्लाइसिन होता है। क्या होता है? सबसे छोटा ग्लाइसिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दिया गया है कि लाइसिन में 2 अमीनो समूह हैं। ठीक है, क्या ये सत्य है? तो ये सत्य है, लाइसिन में 2 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि प्रोटीन में केवल अमीनो एसिड के एल स्टीरियो आइसोमर पाए जाते हैं। तो यह भी सत्य है कि प्रोटीन में केवल 2 अमीनो एसिड के एल स्टीरियो आइसोमर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा है कि ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन एक दूसरे के आइसोमर है। तो यह भी सत्य है। कभी आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन जो होते हैं क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, मोनोमर या आइसोमर? तो अगर आइसोमर पूछा जाएगा तो सही है। ठीक है, और प्रोटीन में पूछा जाए कि प्रोटीन में केवल अमीनो एसिड के एल आइसोमर पाए जाते हैं या नहीं, तो आप क्या बताएंगे? प्रोटीन में केवल अमीनो एसिड के एल स्टीरियो आइसोमर पाए जाते हैं और लाइसिन में केवल 2 अमीनो समूह होते हैं। ये तीनों कथन सत्य हैं। असत्य कथन जो है वो चौथा, यानी ऑप्शन नंबर डी है। 12 अल्फा अमीनो एसिड प्रोटीन के प्राथमिक घटक हैं। ये बिल्कुल असत्य कथन है, गलत कथन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एडानिन का रासायनिक नाम पूछा गया है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। एडानिन का रासायनिक नाम क्या है? एडानिन का रासायनिक नाम पहला दिया गया 2 अमीनो प्यूरिन, 4 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन और 1 अमीनो प्यूरिन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कौन सा? 6 अमीनो प्यूरिन जो है वो एडानिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं कि एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो एसिड के समूह के बीच सहसंयोजक बंध को क्या कहा जाता है? डाइसल्फाइड बंध कहा जाता है, पेप्टाइड बंध कहा जाता है, हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है या ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्टाइड बंधन। पेप्टाइड बंधन आपके
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड में मौजूद क्रियात्मक समूह। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि अमीनो एसिड में जो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से हैं। तो पहला दिया गया है NH2 और दूसरा है COOH। तो ये दोनों क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी। ठीक है, ग्रुप R साइड चेन यह भी आपका है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, NH2 COOH ये फंक्शनल ग्रुप है किसके, अमीनो एसिड के। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन एक उदाहरण है। स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है ये किसका उदाहरण है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। स्टार्च और ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसमें है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड। तो इनमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओलिगोसैकेराइड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो निम्नलिखित की दोहरी जाने पर इकायुक्त से बना होता है। ठीक है, सेलुलोज एक प्रकार का स्टार्च और सेलुलोज जो है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड। माफ कीजिएगा, इसमें डी ऑप्शन आपके सही होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि स्टार्च है। ठीक है, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड का। सेलुलोज भी किसका उदाहरण है, एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड हैं जो कि निम्नलिखित में से दोहराए जाने पर किस इकाई से बने होते हैं। ठीक है, तो ये किससे मिलकर के बने होते हैं, ये ग्लूकोज से मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में पाए जाने वाला भंडारात्मक पॉलीसैकेराइड है। पहला है स्टार्च, दूसरा है ग्लाइकोजन, सेलुलोज या फिर काइटिन। तो इनमें जो आपके सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में पाए जाने वाला भंडारात्मक या भंडारण पॉलीसैकेराइड है। तो ये हो जाएगा स्टार्च। कौन सा, स्टार्च आपका सही आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन एक भंडारण पॉलीसैकेराइड है जो कहाँ पर पाया जाता है। पौधों में पाया जाता है, जानवर में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, बैक्टीरिया में। तो ग्लाइकोजन एक प्रकार का भंडारण पॉलीसैकेराइड है जो कि कहाँ पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, जानवर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग किस सेलुलर प्रक्रिया में किया जाता है। पहला दिया गया प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और प्रजनन। ठीक है, तो ग्लूकोज प्रकार का महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, जिसका उपयोग किस सेलुलर, तो ये सेलुलर प्रक्रिया जो है वो श्वसन सेलुलर प्रक्रिया में किया जाता है। ऑप्शन 20 में आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कम कैलोरी और आंतों में धीमी गति से अवशोषण के कारण मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सी शर्करा अल्कोहल अक्सर चीनी के विकल्प के रूप में उपयोग की जाती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेंटोल और सार्बिटोल। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इनमें से जो आपके सही आंसर होंगे वो हो जाएगा सार्बिटोल, क्योंकि सार्बिटोल जो है ना वो जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनके लिए शर्करा अल्कोहल जो होती है वो चीनी के विलय के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपके सही आंसर है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आइसोमर हैं। इसका अर्थ है कि उनके अणुसूत्र भी समान हैं लेकिन भिन्न क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका अर्थ यह है कि उनके जो अणुसूत्र हैं वो अभी समान हैं। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो फार्मूले होते हैं वो सेम होते हैं, यानी अणुसूत्र जो हैं वो सेम है, उन एक दूसरे के आइसोमर भी हैं। लेकिन उनमें भिन्न क्या होता है, क्या उनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा या रासायनिक संरचना भिन्न होगी या फिर घुलनशीलता या फिर गलनांक। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग को, सभी लोग जानकारी है क्या इस विषय में।
तो इसकी जो रासायनिक संरचना होगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, ये भिन्न भिन्न होगी, और बाकी इनके अणुसूत्र भी सेम है, ये दूसरों की एक दूसरे के आइसोमर भी हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मोनोसैकेराइड शहद में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज से अधिक मीठा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मैनिट्रॉल या सार्बिटोल। तो सबसे मीठा जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। सबसे मीठा क्या होता है? फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पॉलीसैकेराइड कौन सा है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज या फिर काइटिन। ठीक है, तो प्रकृति में पाए जाने वाला जो प्रचुर मात्रा में पॉलीसैकेराइड है दोस्तों वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का मुख्य सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पॉलीसैकेराइड कौन सा है? स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन, सेलुलोज या फिर काइटिन। तो इसमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काइटिन जो है वो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपकी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज डी ग्लूकोज उप इकाइयों का बहुलक है जो जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक बांड से, बीटा 16 ग्लाइकोसाइडिक बांड से, बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बांड से या अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक है, तो इनमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज मुख्य घटक है पौधों की कोशिका भित्ति का। जो सेलुलोज है वो मुख्य घटक है पौधों की कोशिका भित्ति का या कोशिका झिल्ली का, जीवाणु कोशिका भित्ति का या कवक कोशिका भित्ति का। तो सेलुलोज जो है मुख्य घटक किसका है? पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वसा एक प्रकार का लिपिड है। वसा जो है वो एक प्रकार का लिपिड है जो फैटी एसिड से मिलकर के बना होता है। ठीक है, वो फास्फेट है, न्यूक्लियोटाइड्स है या कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर ग्लिसरॉल है। ठीक है, तो वसा एक प्रकार का क्या है? लिपिड है जो फैटी एसिड और फास्फेट या फिर न्यूक्लियोसाइड या फिर आप कह लें तो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो ये किससे मिलकर के बना है? नंबर डी ग्लिसरॉल, यानी वसा एक प्रकार का लिपिड है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फैटी एसिड लंबी कार्बन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है होती है। जो फैटी एसिड है एक प्रकार की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जिसके एक सिरे पर कार्बोक्सिल समूह होता है। फैटी एसिड में कार्बन श्रृंखला की जो लंबाई है वो आमतौर पर कितना होती है? ये आमतौर पर जो होती है वो बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है। ऑप्शन नंबर अब आप कीजिएगा 16 से 24 कार्बन के रूप में होती है। ऑप्शन डी इसमें आपके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कार्बन परमाणुओं के बीच कोई दोहरा बंधन न होने वाले फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त वसा अम्ल कहलाते हैं या असंतृप्त वसा कहलाते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन परमाणुओं के बीच में जो दूसरा बंधन होने वाला जो फैटी एसिड है उसको क्या कहते हैं? उसको संतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरे बंधन वाले फैटी एसिड को क्या कहा जाता है? संतृप्त अम्ल कहा जाता है या फिर स्टेरॉल कहा जाता है या फिर दूसरा दिया गया है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो कार्बन परमाणुओं के बीच
एक दोहरे बंधन वाले फैटी एसिड हैं उनको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपके करेक्ट आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार है, इंसुलिन एक प्रकार है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का या फिर न्यूक्लिक एसिड का। तो इंसुलिन किसका प्रकार है? इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर है। काइटिन की मोनोमेरिक इकाई क्या होती है? काइटिन की जो मोनोमेरिक इकाई है उसको क्या कहा जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर ग्लाइकोज या फिर एन एसिटिल ग्लूकोसाइमिन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन जो है वो काइटिन की मोनोमेरिक इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एक जैव अणु कौन सा है? खनिज लवण, प्रोटीन, लिपिड या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो जीव है, ठीक है, जैव अणु है वो क्या है? वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किन 3 तत्वों से मिलकर के बना होता है? ऑप्शन ए आपका दिया गया कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फिर कार्बन फास्फोरस ऑक्सीजन या कार्बन सल्फर ऑक्सीजन। तो सभी लोग आंसर करेंगे। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर के बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें 1:2:1 का अनुपात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या दिए गए हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड का उदाहरण है? डाइसैकेराइड का उदाहरण पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर स्टार्च। तो डाइसैकेराइड कौन सा है? सबको पता है सुक्रोज जो है आपका वो क्या है? एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें आपके करेक्ट आंसर है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है या फिर सेलुलोज के रूप में होता है या काइटिन के रूप में या फिर स्टार्च के रूप में? तो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का जो संचय होता है ना वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स लिपिड यौगिक हैं जो कार्य करते हैं कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक का या फिर सिग्नलिंग अणु का, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का या ऊर्जा भंडारण अणु का। तो इनमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सिग्नलिंग अणु का। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में आपके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शाखित श्रृंखला संरचना होती है? पहला दिया गया है एपाइलोपेक्टिन का, एमाइलोज, सेलुलोज या फिर नाइलॉन। तो इनमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे भाई कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एमाइलोपेक्टिन इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट? तो सबसे मीठी जो कार्बोहाइड्रेट है वो फ्रक्टोज है। कौन सा है? फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठा जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलोज का पूर्ण जल अपघटन देता है। सेलुलोज का पूर्ण जल अपघटन जो है वो देता है। ऑप्शन नंबर है ए एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी राइबोज, डी ग्लूकोज। तो इनमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। डी जो ग्लूकोज है ना वो सेलुलोज का पूर्ण जल अपघटन देता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के हाइड्रोलाइज करता है उसको क्या कहा जाता है? माल्टोज, लाइपेज, एमाइलेज या फिर ट्रिप्सिन। तो इसमें आपके जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी लाइपेज इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है। पहला ऑप्शन है लैक्टोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च और डेक्स्ट्रिन। तो पॉलीसैकेराइड जो नहीं है वो लैक्टोज जो है
वो पॉलीसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है NADP में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो इसमें जो विटामिन मौजूद होता है वो विटामिन B3 मौजूद होता है। ठीक है। ग्लाइकोजन, अगला प्रश्न है ग्लाइकोजन एक बहुलक है। ग्लाइकोजन जो है एक बहुलक है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, सुक्रोज का या फिर ग्लैक्टोज का। तो ग्लाइकोजन एक बहुलक है किसका? ग्लूकोज का बहुलक है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में किस शर्करा का परिवहन होता है? ठीक है, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज। तो पौधों में दोस्तों सुक्रोज जो होता है वो परिवहन होता है सुक्रोज का। ऑप्शन नंबर सी में आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है लैक्टोज है। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड या फिर ऑलिगोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड। तो लैक्टोज जो है आपका वो क्या है? एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है या फिर पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, काइटिन की या फिर पैक्टिन की। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन सी में आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है? तो CnH2n। ठीक है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य जो है रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, तभी क्लास को आगे मैं बढ़ाऊंगा। जितने भी छात्र छात्रा देख रहे हैं सभी लोग से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप जो है वो क्या है? मोनोसैकेराइड है आपका। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक साथ जुड़ी हुई दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से बना कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है? मोनोसैकेराइड कहलाता है या डाइसैकेराइड? तो डाइसैकेराइड कहलाता है। एक साथ दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से बना जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम डाइसैकेराइड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा हार्मोन पौधों को कीड़ों से बचाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है? यहाँ पर है जैस्मोनिक एसिड, दूसरा है साइटोकाइनिन या फिर जिबरेलिन या एब्सिडिक एसिड। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिस्मोनिक एसिड आपके करेक्ट आंसर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह पौधे जो बुढ़ापे तक वह पौधे जो बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले कई बार प्रजनन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है मोनोकार्पथिक पौधे या फिर पॉलीकार्पथिक पौधे, यौवास्पिक पौधे या फिर अल्पकालिक पौधे। तो इनको क्या कहा जाता है? पॉलीकार्पिक पौधे जो होते हैं, पॉलीकार्पिक पौधे जो होते हैं वो बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले कई बार प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोट्रॉपिज जो पौधे हैं उनकी प्रतिक्रिया है गुरुत्वाकर्षण के प्रति, प्रकाश के प्रति, तापमान के प्रति या फिर हवा के प्रति। ठीक है, तो इनकी जो प्रतिक्रिया है दोस्तों वो है प्रकाश के प्रति। जो फोटोट्रॉपिक पौधे हैं इनकी जो प्रतिक्रिया है वो किसके प्रति है? वो प्रकाश के प्रति है। ऑप्शन ए बी इसमें आपके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशनुमा वर्तन में पौधों के अंकुर बढ़ने लगते हैं प्रकाश स्रोत की ओर, यानी जहाँ पर जब उनको प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश मिलता है, जिस तरफ से प्रकाश मिल रहा होता है
क्या उस तरफ वो अंकुरण जो होता है उनका बढ़ता है, या प्रकाश स्रोत से दूर, या प्रकाश स्रोत के समांतर, या उपरोक्त सभी। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश स्रोत की ओर। प्रकाश का जो निवर्तन में पौधे के अंकुरण बढ़ते हैं वो प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वानुवर्तन एक पौधे की प्रतिक्रिया है। गुरुत्वानुवर्तन एक पौधे की प्रतिक्रिया है किस तरफ? प्रकाश स्रोत की तरफ, गुरुत्वाकर्षण के प्रति, तापमान के प्रति, या पोषक तत्वों की उपलब्धता के प्रति। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो गुरुत्वानुवर्तन पौधों की जो प्रतिक्रिया है वो किसके प्रति होती है? वो गुरुत्वाकर्षण के प्रति होती है। किसके प्रति? गुरुत्वाकर्षण के प्रति होती है। ऑप्शन 20 में आपके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वानुवर्तन पौधे की जो जड़ होती है वो बढ़ने लगती है, तो किस तरफ बढ़ेंगी? जो गुरुत्वानुवर्तन पौधे की जो जड़ होती है वो किस तरफ बढ़ेगी? तो वो गुरुत्वाकर्षण जिस तरफ होगा उसी तरफ उसकी जड़ें वृद्धि होंगी, यानी उसी तरफ बढ़ेंगी। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोट्रॉपिज्म और ग्रेप्टोपिज्म की जो विनियमित है करने की मुख्य रूप से जो शामिल हार्मोन्स है उनको क्या कहा जाता है? उन हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? तो उन हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? ऑक्सिन कहा जाता है। फोटोट्रॉपिज्म और ग्रेप्टोपिज्म को जो विनियमित करने की मुख्य रूप से शामिल जो हार्मोन हैं उनको ऑक्सिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर आपके होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिबरेलिंस पादप हार्मोन। जिबरेलिंस पादप हार्मोन्स का एक प्रकार का समूह है जो मुख्य रूप से नियंत्रित करता है बीज के अंकुरण और तने का बढ़ाव, या फिर जड़ वृद्धि और पत्ती के विकास को, फूल आना और फल पकना, या प्रकाश संश्लेषण के वात्सर्जन को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिएगा इसको बारीकी से एक एक पॉइंट को कि जो जिबरेलिंस पादप हार्मोन्स, जिबरेलिंस क्या है? एक प्रकार के पादप हार्मोन्स का समूह होता है जो मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करता है? बीज के अंकुरण और तने के बढ़ाव को जो है नियंत्रित करता है, या फिर जड़ की वृद्धि और पत्ती का विकास, फूल आना और फल पकना, या प्रकाश संश्लेषण के वात्सर्जन। ठीक है, तो जिबरेलिंस जो होता है वो क्या होता है? बीज अंकुरण और तने के बढ़ाव को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिबरेलिन का जैव संश्लेषण मुख्यतः पौधों के किस भाग में होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिबरेलिन का जैव संश्लेषण पौधों के एपिकल मेरिस्टेम में होता है। कहाँ पर होता है? एपिकल मेरिस्टेम में होता है। ऑप्शन डी में आपका सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए इतनी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ा जाए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में क्लेविन चक्र के एंजाइम स्थित होते हैं? पहला दिया गया स्ट्रोमा में, या थाइलोक्लाइड झिल्ली में, बाहरी झिल्ली में, या फिर भीतरी झिल्ली में। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस चीज़ का, जल्दी से सभी लोग बताइए कि क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में क्लेविन चक्र के एंजाइम स्थिर होते हैं? तो ये कहाँ पर स्थिर होते हैं? ये स्थिर होते हैं स्ट्रोमा में। कहाँ पर? स्ट्रोमा में। ऑप्शन ए में आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गैर चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता क्या है? NADP, ऑक्सीजन, ATP, ADP। तो इसमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे हो जाएगा NADP इज ए करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे स्थापित किया जाता है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, सेम यही आएगा एग्जाम में। ठीक है, कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे स्थापित किया जाता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, थाइकोलाइड झिल्ली के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि पानी के अणुओं के टूटने में, ऑक्सीजन के प्रवाह से, या NADP+ की कमी से।
इनमें जो सही आंसर आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एटीपी और NADPH की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से सभी लोग आंसर करते रहिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलें, तो इनमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, थाइकोलाइट झिल्ली के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से जो प्रकाश अपक्रिया के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट जो स्थापित होता है वो कैसे होता है, थाइलोकाइट झिल्ली के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश संश्लेषण है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया उत्पन्न करती है सुक्रोज, एटीपी और NADPH या ग्लूकोज या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के माध्यम से। तो इनमें जो सही आंसर है, प्रकाश अपक्रिया के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे स्थापित होता था, तो ये क्या था, ग्लाइकोलाइट झिल्ली के माध्यम से होता था। लेकिन दूसरा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अपक्रिया में उत्पन्न जो करता है वो क्या उत्पन्न करता है। भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है और मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसमें आपके जो सही आंसर होने चाहिए वो बी वाला ऑप्शन में टिक कर रहा हूँ। फिलहाल एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा एटीपी और NADPH के माध्यम से। ठीक है, एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा, ट्रिपल स्टार में बना दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि क्लेविन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, ATP सिंथेज या रूबिस्को या NADP रिडक्स या फोटोलिसिस एंजाइम। तो जिम्मेदार रूबिस्को है। ठीक है, केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को स्थिर करने के लिए जो जिम्मेदार है वो रूबिस्को है। ऑप्शन 20 में आपके सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश अपक्रिया से प्राप्त ऊर्जा यौगिक हैं ATP और NADPH या फिर दूसरा है ऑक्सीजन और NADP+। ऑप्शन सी है ग्लूकोज और NADPH, ATP और CO2। तो प्रकाश अपक्रिया से प्राप्त जो ऊर्जा यौगिक हैं वो हैं ATP और NADPH। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेविन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आवश्यकता होती है वो 6 ग्लूकोज के अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु की आवश्यकता होती है। कितने अणु की, 6 अणु यानी 6। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रारंभिक 5 कार्बन का यौगिक जो कौन सा है जो केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पर ग्लूकोज, दूसरा है राइबोलोज यानी 1,5 बाईफास्फेट, सी है ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी 3 फास्फेट और डी दिया गया है 3 फास्फोग्लिसरॉल। ओके, तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट आपके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करने के लिए क्लेविन चक्र के कितने साइकिल की आवश्यकता होती है। तो क्लेविन चक्र के कितने साइकिल की आवश्यकता होती है, तो इनमें आवश्यकता होती है 2। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को भी गूगल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, लेकिन ग्लूकोज के एक अणु उत्पन्न करने के लिए क्लेविन चक्र में जो साइकिल की आवश्यकता होती है वो आप लोग एक बार ज़रूर गूगल कर लीजिएगा। थोड़ा सा सस्पेंस मुझे लग रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर में बताने में असमर्थ हूँ, तो एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C4 पौधे निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, यानी C4 पौधे किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है कम तापमान जहाँ पर होता है वहाँ पर C4 पौधे पाए जाते हैं, या उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में, या उच्च प्रकाश तीव्रता या प्रकाश की कम तीव्रता। ठीक है, तो C4 पौधे जो होते हैं दोस्तों वो अधिक पाए जाते हैं उच्च प्रकाश तीव्रता, जहाँ पर
उच्च प्रकाश तीव्रता होती है वहाँ पर C4 पौधे पाए जाते हैं उस क्षेत्र में अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपके करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है C4 पौधों में कार्बन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी प्राथमिक एंजाइम कौन सा है? रूबेस्को, पीईपी कार्बोक्सिलेज या आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज या पीईपी ऑक्सीलेजेज। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा पीईपी कार्बोलेज। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है। C4 पौधे का प्राथमिक कार्य क्या है? C4 पौधे का प्राथमिक कार्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की हानि को कम करना, या फिर प्रकाश अवशोषण की दक्षता बढ़ाना, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसार बढ़ाना, या रूबेस्को के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड को केंद्रित करना। तो C4 जो पौधे हैं दोस्तों, C4 पौधे का जो प्राथमिक कार्य है वो है रूबेस्को के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड को केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपके करेक्ट आंसर है, रूबेस्को के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड को केंद्रित करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C4 पौधों में प्रारंभिक कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण होता है मेसोफिल कोशिका में, बंडल सीथो कोशिका में, रक्षक कोशिका में, या फिर फ्लोएम कोशिका में। ठीक है, तो C4 में जो प्रारंभिक कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण होता है वो मेसोफिल कोशिका में होता है। कहाँ पर होता है? ये मेसोफिल कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा नहीं है? मक्का, गन्ना, चावल, ज्वार। इनमें से आपको बताना है कौन सा C4 पौधा नहीं है। तो यहाँ पर चावल जो है वो C4 पौधा नहीं है। आपके ऑप्शन नंबर सी में आपके करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि C4 पौधों में C3 पौधों की तुलना, C4 पौधे और C3 पौधों की तुलना में जो अधिकांश प्रकाश संश्लेषक दक्षता होती है वो उच्च प्रकाश की और उच्च तापमान में, या फिर कम रोशनी और कम तापमान में, या उच्च प्रकाश और कम तापमान में, या फिर कम रोशनी और उच्च तापमान में। तो C4 और C3 पौधों में की तुलना में अधिकांश जो प्रकाश संश्लेषक दक्षता होती है दोस्तों वो कहाँ पर होती है? वो होती है उच्च प्रकाश और उच्च तापमान में। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, C4 प्रकाश संश्लेषण में कार्बन स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद है। पहला दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ऑप्शन बी है मेलेट, ऑप्शन सी है ऑक्सोलाइसेट, या फास्फिनोपाइरुवेट। ठीक है, तो इनमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्जेलो एसीटेट। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 पौधों की तुलना में C4 पौधे होते हैं। C3 पौधों की तुलना में C4 पौधों में कोशिकाओं में कम क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनकी पत्तियों पर कम रंध्र होते हैं, या कम प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है, या जल उपयोग दक्षता उच्च होती है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे डी, यानी कि जल उपयोग दक्षता जो होती है वो क्या होता है? C3 पौधों की तुलना में C4 पौधों में जो जल उपयोग दक्षता होती है वो क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि C4 प्रकाश संश्लेषण, यानी C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण और C3 प्रकाश संश्लेषण की सीमाओं को दूर करने के लिए एक अनुकूल है, यानी कि उच्च प्रकाश और कम कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति में, उच्च प्रकाश और उच्च कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति में, या कम रोशनी और उच्च कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति में, या फिर कम रोशनी और कम कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति में। ठीक है, तो इनमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी C4 प्रकाश संश्लेषण और C3 प्रकाश संश्लेषण की सीमाओं को दूर करने के लिए एक अनुकूलन है उच्च प्रकाश और कम कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने लगभग 100+ MCQ प्रश्नों को हल किया है, और मुझे आशा है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि जल्द ही आपको एक वीडियो और
पेपर नंबर फर्स्ट की मिल जाए, ताकि आप अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर सकें। और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए मैं बता दूँ, और नेक्स्ट क्लास दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। और जैसे ही आपका प्रश्न पत्र हो जाता है, यानी कि कैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, आप पेपर जो है क्वेश्चन पेपर हमारे दिए गए नंबर पर, जो हमारा नंबर है 9984947535, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि उसकी आंसर की जल्दी से जल्द बनाई जा सके। ओके दोस्तों, आज की ये क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आपको इस PDF को पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।